सभी को नमस्कार। रोज़ गिरकर मुकम्मल खड़ा हूँ, ऐ मुश्किलों देखो मैं तुझसे कितना बड़ा हूँ। तो मुसीबतें यूँ ही आएंगी, यूँ ही जाएंगी, उनसे हमें घबराना नहीं है। इन्हीं शब्दों के साथ पुनः स्वागत है आपका सॉलिड स्टेट फिजिक्स की लेक्चर सीरीज़ में। लास्ट लेक्चर में हमने बात की थी एफसीसी स्ट्रक्चर के कोऑर्डिनेशन नंबर के बारे में, दूसरी बात थी लैटिस कांस्टेंट के बारे में, और हमने बात की थी एफसीसी स्ट्रक्चर की यूनिट सेल के लिए C/A रेशियो के बारे में, जो हमने कैलकुलेट किए थे कि एफसीसी स्ट्रक्चर के लिए कोऑर्डिनेशन नंबर कितना था। कोऑर्डिनेशन नंबर होता है 12। लैटिस कांस्टेंट जो था, लैटिस कांस्टेंट किसके बराबर है? 2r के बराबर, ठीक है ना। r हमारे पास किसी एटम की रेडियस है, और C/A जो रेशियो है वो हमारे पास आया था किसके बराबर? √8/3 के बराबर। आज हम कैलकुलेट करेंगे वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल, पैकिंग फ्रैक्शन ऑफ एफसीसी स्ट्रक्चर एंड वॉल्यूम ऑफ प्रिमिटिव सेल, है ना। एकक कोष्ठिका का आयतन निकालेंगे, संकुलन गुणांक का मान निकालेंगे, और इसी तरीके से हम कैलकुलेट करेंगे वॉल्यूम ऑफ परमिटिव सेल या अभाज्य कोष्ठिका का आयतन। तो सबसे पहले हम कैलकुलेट करते हैं वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल। तो सबसे पहली बात करते हैं हम वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल, ठीक है। अब यूनिट सेल है, हेक्सागोनल शेप है, तो देखो इसका जो वॉल्यूम है, वॉल्यूम हमारे पास आता है वॉल्यूम इक्वल्स टू एरिया ऑफ बेस और इनटू वैल्यू आ गई हाइट, ठीक है। अब इसके यूनिट सेल जो हाइट तो हमारे पास कितनी आ गई? हाइट तो आ गई इसके किसके बराबर? C के बराबर। एरिया ऑफ बेस का मतलब हमें इसका एरिया, इसका बेस का हमें एरिया कैलकुलेट करना है। तो हमने कहा कितने एटम थे? 6 एटम्स थे। वो सारे के सारे 6 एटम क्या करते हैं? इस सेंटर वाले एटम को ज्वाइन करते हैं। ज्वाइन करते हैं इसका मतलब कितने ट्राइंगल बनेंगे हमारे पास? टोटल 6 ट्राइंगल बनेंगे। तो एक ट्राइंगल का एरिया हम कैलकुलेट कर लें और उसको मल्टीप्लाई कर दें हम 6 से, तो हमारे पास क्या आ जाएगा? एरिया ऑफ बेस आ जाएगा। बिल्कुल ठीक है। तो हम कहें कि भाई ट्राइंगल सपोज दैट मैंने इस तरीके से कोई भी एक ट्राइंगल ले लिया, है ना। ट्राइंगल ले लिया, उसकी जो साइड्स हैं तीनों साइड किसके बराबर होंगी? लैटिस कांस्टेंट के बराबर होंगे, है ना। ये एटम इसको ज्वाइन करता है, स्पर्श करता है, ये एटम इसको स्पर्श करता है, ये एटम सारे तीनों आपस में स्पर्श करते हैं। तो लैटिस कांस्टेंट जो हमारे पास आया था वो कितना आया था? 2r के बराबर आया था। तो हमने क्या दिया कि सपोज दैट एक ट्राइंगल का हम एरिया निकाल लें तो हमारे पास क्या आ जाएगा? हमारे पास उसको 6 से मल्टीप्लाई कर दें तो एरिया ऑफ बेस आ जाएगा। तो हम कह रहे हैं ये जो टोटल डिस्टेंस है, टोटल डिस्टेंस हमारे पास किसके बराबर आ गई? a के बराबर आ गई। ये जो डिस्टेंस है, ये डिस्टेंस भी हमारे पास कितनी है? a के बराबर है, और ये डिस्टेंस भी कितनी है? a के बराबर है। तो एरिया ऑफ ट्राइंगल हम क्या कहते हैं कि भाई वैल्यू आती है 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट, ठीक है। हाइट कैलकुलेट करें तो ये जो एंगल है, ये एंगल हमारे पास कितना बना? 30 डिग्री बना, ठीक है। ये एंगल कितना बना? 90 डिग्री बना। तो ये 90 डिग्री है, तो ये तो हमारे पास क्या बन गया? हाइपोटेनस बन गया, कर्ण बन गया। थीटा के सामने वाली भुजा क्या बन गया? परपेंडिकुलर या लंब बन गया, और बच गया वो क्या हो गया? आधार हो गया, है ना। तो मैं कह दूं सपोज दैट इस पॉइंट को मैंने मेंशन कर दिया, इस पॉइंट को सपोज दैट हम मेंशन कर दें O से, इस पॉइंट को कोई वैल्यू दे दें, हम A दे दिया, और इस पॉइंट को सपोज दैट हमने दे दिया B दे दिया, और इस पॉइंट को हमने दे दिया सपोज दैट D दे दिया, या और कोई नोटेशन दे दूँ मैं। O के बाद सपोज दैट इसको B दे दिया, और इसको मैंने D दे दिया, और इसको मैंने E दे दिया, ठीक है। तो हम यहाँ से कहें कि बेस हम कैलकुलेट करना चाहते हैं, तो बेस का मतलब क्या हुआ? मैं फॉर्मूला लगा दूँ कि cos ऑफ 30 डिग्री इक्वल्स टू वैल्यू कितनी आ गई, है ना। सेंटर है, सेंटर से ये जो डिस्टेंस है, सेंटर से ये जो डिस्टेंस है, ये हमने कितनी मेंशन करी थी? सेंटर से हमने वैल्यू कैलकुलेट करी थी। देखो पहले cos 30 इक्वल्स टू हम कहते हैं कि भाई वैल्यू आ गई O आ गया, D आ गया, और अपॉन ए वैल्यू आ गई, कितना बना? अपॉन ए वैल्यू आ गई A के बराबर, ठीक है। इसका मतलब OD इक्वल्स टू वैल्यू कितनी आ गई? A आ गया, और वैल्यू आ गई cos ऑफ 30 डिग्री आ गया। दैट मीन्स OD जो है हाइट है, हाइट हमारे पास कितनी आ गई? A आ गया, और वैल्यू आ गई √3 अपॉन ए वैल्यू आ गई 2 के बराबर, ठीक है। तो इसका मतलब एरिया ऑफ ट्राइंगल, एरिया ऑफ ट्राइंगल जो ये त्रिभुज बन रहा है उसका अपने पास कितना बनेगा एरिया? फॉर्मूला कितना होता है? फॉर्मूला आ गया 1/2 इंटू में वैल्यू आ गई बेस आधार, और गुणा में वैल्यू आ गई हाइट, है ना। यानी हमारे पास क्या बन गई?
ऊंचाई, है ना, यानी वैल्यू बनी 1/2 आ गया, बेस तो कितना बना a के बराबर, और हाइट जो है हाइट हमने कैलकुलेट करी, वैल्यू आ गई कितनी a आ गया, और वैल्यू आ गई √3 अपॉन वैल्यू आ गई 2। इसका मतलब ट्राइंगल का जो एरिया है वो एरिया कितना बन गया, √3 अपॉन वैल्यू आ गई 4 और वैल्यू आ गई a² आ गया। ठीक है, तो इसका मतलब हम कह रहे हैं कि टोटल हमारे पास नंबर ऑफ ट्राइंगल कितने हैं, 6 ट्राइंगल्स हैं। एक ट्राइंगल का जो एरिया है, एक ट्राइंगल का एरिया कितना है, √3/4 और वैल्यू आ गई a² के बराबर। तो मैं एरिया और बेस कैलकुलेट करना चाहूँ तो बेस जो है वो 6 ट्राइंगल से मिलकर बना है, तो इसका मतलब एरिया और बेस कितना बना, वैल्यू आ गई 6 × √3/4 a²। इसका मतलब ये जो वॉल्यूम है कितना आएगा, वैल्यू आ गई 6 मल्टीप्लाइड बाय √3/4 और वैल्यू आ गई a², और इनटू में हाइट हमने कितनी ली, हाइट ली हमने c के बराबर, या यही वैल्यू हमारे पास कितनी बन गई, इसको और सॉल्व कर लें हम, तो वैल्यू आ गई 6 आ गया मल्टीप्लाइड बाई √3/4 और वैल्यू आ गई a² मल्टीप्लाइड बाई c की वैल्यू, c/a कितना था, √8/3, दैट मीन्स वैल्यू आ गई √8/3 और इंटू वैल्यू आ गई a। √3 से √3 कैंसिल हो गया, या मैं इसको क्या लिख दूँ, 6 आ गया, 6 √8 कितना बना, 2√2 आ गया, और वैल्यू आ गई a³ अपॉन वैल्यू आ गई 4। दैट मीन्स वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल, है ना, दैट मीन्स वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल कितना आ गया हमारे पास, वैल्यू आ गई 2 आ गया और वैल्यू बन गई 3 आ गया, यानी वैल्यू आ गई 3 आ गया और वैल्यू आ गई √2 और वैल्यू आ गई a³ आ गई। कैलकुलेट कर सकते हैं, यानी वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल आ गई 3√2 और वैल्यू आ गई a³ के बराबर। ठीक है, इस वॉल्यूम को सपोजिट मैंने मेंशन कर दिया, किससे मेंशन कर दिया, V2 से मेंशन कर दिया, या मैं इसको और भी लिख सकता हूँ, 3 आ गया, वैल्यू आ गई √2, a³ का मतलब कितना बना, 2r⁻³ आ गया, दैट मीन्स वैल्यू कितनी बन गई, वैल्यू आ गई हमारे पास ये कितना बन गया, 8 बन गया, 24 आ गया, √2 आ गया और वैल्यू बन गई r⁻³ बन गया। ठीक है, अब देखो नेक्स्ट पॉइंट हम कैलकुलेट करना चाहते हैं पैकिंग फ्रैक्शन। पैकिंग फ्रैक्शन का मतलब संकुलन गुणांक, है ना। तो पैकिंग फ्रैक्शन हम क्या कहते हैं, फॉर्मूला आता है पैकिंग फ्रैक्शन, हमारे पास फॉर्मूला कितना आता है कि वॉल्यूम ऑफ एटम्स, वॉल्यूम ऑफ एटम्स in unit cell and divided by volume of unit cell। ठीक है, हमने कहा था कि भाई FCC क्रिस्टल की यूनिट सेल में कितने नंबर ऑफ एटम होंगे। हमने कहा था कि भाई जो कॉर्नर पर जो एटम्स हैं, एक एटम है वो 6 सेल्स में कंट्रीब्यूट करता है, तो टोटल नंबर ऑफ एटम कितने हैं, 6 एटम ऊपर हैं और 6 एटम नीचे हैं, तो टोटल नंबर ऑफ एटम कितने थे, 12। एक कितने सेल्स में कंट्रीब्यूट करेंगे, 6 सेल में, यानी एक एटम का सिर्फ 1/6 पार्ट ही हमारे पास एक सेल में कंट्रीब्यूट करेगा। इसके साथ दो फेसेस पे जो एटम है, एक फेस है कितनी सेल्स में हो सकता है, 2 सेल्स में हो सकता है। इसका मतलब टोटल नंबर ऑफ एटम कितना बन गया, 2 इंटू मल्टीप्लाइड बाई 1/2, और 3 एटम इसके अंदर थे, तो टोटल नंबर ऑफ एटम हमारे पास कितने आ गए थे, 2 + 1 + वैल्यू आ गई 3, एंड नंबर ऑफ एटम कितने आ गए थे, 6 के बराबर। ठीक है, तो हमने कहा कि वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल और वॉल्यूम ऑफ एटम्स इन यूनिट सेल, तो हम क्या कहते हैं, एक एटम का वॉल्यूम कितना है, 4/3 और वैल्यू आ गई πr³। 6 एटम्स हैं, 6 एटम्स का वॉल्यूम कितना हो गया, 6 मल्टीप्लाइड बाई 4/3 πr³ एंड डिवाइडेड बाई द वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल। वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल कितना है, वैल्यू आ गई 24 और वैल्यू आ गई √2 और वैल्यू आ गई r⁻3। दैट मीन्स पैकिंग फ्रिक्शन आ गया। पैकिंग फ्रिक्शन आ गया हमारे पास कितना, π/, वैल्यू आ गई 3√2, है ना। 24 ये कैंसिल हो गया, 24 कैंसिल हो गया, π/3 √2 आ गया, r³ कैंसिल हो गया। इसको सॉल्व करें तो वैल्यू आती है 0.74, यानी वैल्यू आ गई 74%। इसका मतलब FCC स्ट्रक्चर की यूनिट सेल का जो वॉल्यूम है उसका 74% पार्ट जो है वो एटम्स के द्वारा
एक्वायर किया हुआ होता है, बाकी पार्ट हमारे पास कैसा होगा, ब्लैंक पार्ट होगा। यहाँ एक इंपॉर्टेंट फैक्ट निकल के आता है कि एफसीसी स्ट्रक्चर के लिए हमने जो पैकिंग फ्रैक्शन निकाला था वो कितना आया था, 74% ही आया था। इसी तरीके से एचसीपी स्ट्रक्चर के लिए भी पैकिंग फ्रैक्शन जो कितना है, 74% ही है। इसका मतलब द पैकिंग फ्रैक्शन फॉर एफसीसी स्ट्रक्चर एंड एचसीपी स्ट्रक्चर इज एग्जैक्टली सेम विद ईच अदर। दोनों जो हैं वो उनके लिए हमारे पास पैकिंग फ्रैक्शन क्या होगा, सेम होगा। तो एफसीसी स्ट्रक्चर के लिए पैकिंग फ्रैक्शन जो होगा वो कितना होगा, 74% होगा। ठीक है, नेक्स्ट वैल्यू हमें कैलकुलेट करनी है, नेक्स्ट फैक्टर हम कैलकुलेट करना चाहते हैं। तो नेक्स्ट हमारे पास बात आ गई है जो हमने कैलकुलेट किया कि पैकिंग फ्रैक्शन जो है वो हमारे पास कितना आ गया, 0.74 या वैल्यू आ गई 74% आ गया। ठीक है, नेक्स्ट हमें वैल्यू कैलकुलेट करनी है वॉल्यूम ऑफ प्रिमिटिव सेल या अभाज्य कोष्ठिका का आयतन। अभाज्य कोष्ठिका का आयतन या वॉल्यूम ऑफ प्रिमिटिव सेल। नेक्स्ट हमें कैलकुलेट करना है वॉल्यूम ऑफ प्रिमिटिव सेल या अभाज्य कोष्ठिका का आयतन। ठीक है, प्रिमिटिव सेल का वॉल्यूम कैलकुलेट करने के लिए हमारे पास फॉर्मूला था V इक्वल्स टू वैल्यू थी A, डॉट में वैल्यू थी B और क्रॉस में वैल्यू आ गई C। ठीक है, अब यहाँ हमें 3 वैल्यूज़ कैलकुलेट करनी है, A कैलकुलेट करना है, B कैलकुलेट करना है और C हमें कैलकुलेट करना है। ठीक है, तो ये वैल्यूज़ देखो कैलकुलेट करने के लिए मैं क्या कह दूँ कि ये जो डायरेक्शन थी, ये डायरेक्शन कौन सी आ गई, I कैप, ये डायरेक्शन आ गई J कैप और ये डायरेक्शन आ गई हमारे पास K कैप। ठीक है, अब ये जो डायरेक्शन है, ये डायरेक्शन तो कौन सी बनी, प्लस J कैप। ये वाला जो डायरेक्शन है, ये डायरेक्शन हमारे पास कितनी बन गई, माइनस J कैप, है ना। ये जो डायरेक्शन है, ये डायरेक्शन कौन सी बन गई, ये डायरेक्शन आ गई माइनस J कैप। तो इसका मतलब अगर मैं A का कंपोनेंट लिखना चाहूँ तो मैं A को ऐसे लिख सकता हूँ क्या, वैल्यू आ गई A इक्वल्स टू वैल्यू आ गई I कैप डायरेक्शन में इसका कंपोनेंट कितना बनेगा, टोटल एंगल कितना है 60 डिग्री। तो ये हाफ जो एंगल बना, ये एंगल कितना बन गया, 30 डिग्री बन गया। तो इसका मतलब A का कंपोनेंट I कैप डायरेक्शन में आ गया A कोस 30। A कोस 30 कौन से डायरेक्शन में, I कैप डायरेक्शन में। ठीक है, और माइनस J कैप डायरेक्शन में कंपोनेंट बन गया A आ गया, साइन आ गया, 30 आ गया और वैल्यू आ गई J कैप। ठीक है, या A सदिश A वेक्टर इक्वल्स टू वैल्यू आ गई A, वैल्यू आ गई √3/2 और वैल्यू आ गई I कैप, माइनस वैल्यू आ गई A अपॉन ए वैल्यू आ गई 2 और वैल्यू आ गई J कैप। या मैं क्या कह दूँ, A/2 हम कॉमन निकाल लें, A/2 हम कॉमन निकाल लें तो वैल्यू आ गई √3 I कैप माइनस वैल्यू आ गई J कैप आ गया। ठीक है, तो ये हमारे पास पहला प्रिमिटिव वेक्टर या बेसिस वेक्टर आ गया A इक्वल्स टू A/2 √3 I कैप और माइनस वैल्यू आ गई J कैप। दूसरा प्रिमिटिव वेक्टर हम कहते हैं B इक्वल्स टू, हमने कहा A इक्वल्स टू B, है ना, जो हमने बात कही थी कि भाई एचसीपी स्ट्रक्चर के लिए A इक्वल्स टू B है बट डज नॉट इक्वल्स टू C है। दैट मीन्स B वेक्टर इक्वल्स टू वैल्यू कितनी आ गई, मैं कह दूँ B आ गया और वैल्यू आ गई कौन से डायरेक्शन में, J कैप डायरेक्शन में। इसका मतलब B कह दूँ या मैं इसको क्या कह दूँ, A आ गया और वैल्यू कौन से डायरेक्शन में आ गई, J कैप डायरेक्शन में आ गई। ठीक है, और थर्ड कंपोनेंट आ गया C इक्वल्स टू वैल्यू आ गई C आ गया और वैल्यू आ गई K कैप। दैट मीन्स वैल्यू आ गई √8/3, √8/3 है ना, C की वैल्यू हमने कैलकुलेट करी थी, √8/3 और वैल्यू आ गई K कैप। तो इस फॉर्मूले में वैल्यू रख दें A डॉट B क्रॉस C में है, तो हमने A निकाल लिया, B कैलकुलेट कर लिया और C कैलकुलेट कर लिया। तो वॉल्यूम V जो है, वॉल्यूम ऑफ प्रिमिटिव सेल, वैल्यू आ गई A डॉट, दैट मीन्स A/2 और वैल्यू आ गई √3 I कैप माइनस J कैप। डॉट प्रोडक्ट आएगा B क्रॉस C मतलब A आ गया J कैप और क्रॉस में वैल्यू आ गई C, दैट मीन्स वैल्यू आ गई √8/3 और वैल्यू आएगी A और वैल्यू आएगी K कैप, √8/3 और वैल्यू आ गई A और वैल्यू आ गई K कैप। दैट मीन्स ये वैल्यू कितनी बन जाएगी, ये वैल्यू आ गई A/2, A कॉमन निकाल लें तो वैल्यू आ गई A³ अपॉन वैल्यू आ गई 2 और ये वैल्यू आ गई √3 और वैल्यू आ गई हमारे पास, इसको भी बाहर निकाल लें, मल्टीप्लाई बाई वैल्यू आ गई √8/3 और ये वैल्यू आ गई √3, वैल्यू आ गई I कैप माइनस J कैप। डॉट प्रोडक्ट आ गया और ये कितना बना, J क्रॉस के कितना बन गया
आई कैप बन गया। ठीक है, डॉट प्रोडक्ट यदि हमें कैलकुलेट करना है तो हम क्या कहते हैं कि सेम यूनिट वेक्टर हैं तो वैल्यू 1 आ जाएगी, और डिफरेंट यूनिट वेक्टर्स हैं तो वैल्यू कितनी बन जाएगी, 0 बन जाएगी। तो दैट मीन्स ये वॉल्यूम हमारे पास निकल के आ गया, ये वैल्यू आ गई a³/2। ठीक है, √8 को हम क्या लिख लें, वैल्यू आ गई ट्वाइस √2 अपॉन ए वैल्यू आ गई 3, और ये वैल्यू आ गई कितना, आई कैप यानी वैल्यू आ गई 1, है ना, √3, और वैल्यू आ गई आई कैप 1 बन गया तो वैल्यू आ गई √3 आ गया, है ना। 2 से 2 कैंसिल हो गया, √3 से √3 कैंसिल हो गया, तो v इक्वल्स टू वैल्यू आ गई √2 और वैल्यू आ गई a³। तो ये हमारे पास एक एक्सप्रेशन आ गया किसके लिए, वॉल्यूम ऑफ ए प्रिमिटिव सेल फॉर HCP स्ट्रक्चर। अब इस स्ट्रक्चर में यदि मैं प्रिमिटिव सेल को डिफाइन करना चाहूँ कि हम प्रिमिटिव सेल को कैसे बनाएंगे, है ना, अभाज्य कोष्ठिका हम HCP स्ट्रक्चर के लिए कैसे बनाएंगे, तो मैं कह दूं कि भाई ये इस तरीके से, सपोज दैट एक तो देखो हमारे पास ये कंडीशन आ गई, है ना, मैं थोड़ा सा अलग कलर से बना देता हूँ, उससे आपको ये विजुअलाइज प्रॉपर हो जाएगा। तो हमारे पास जैसे ये आ गया, ये देखो इसकी यूनिट सेल होगी, सॉरी प्रिमिटिव सेल होगी। ठीक है, ये इसकी प्रिमिटिव सेल होगी। ठीक है, और ये कंडीशन आ गई, और ये कंडीशन आ गई। ठीक है, तो ये हमारे पास इसके लिए प्रिमिटिव सेल बन जाएगी इस तरीके से। ये ए वेक्टर आ गया, ये हमारे पास इसके लिए बी वेक्टर आ गया, और ये इसकी ये प्रिमिटिव सेल बन गई, है ना। तो जो हमने ऑरेंज कलर में जो हमने बनाया है डायग्राम, ये तो हमारे पास किसके लिए आ गया, ये तो हमारे पास बन गई प्रिमिटिव सेल ऑफ HCP स्ट्रक्चर, और ओवरऑल जो डायग्राम बना रहे हैं ये हमारे पास आ गई यूनिट सेल ऑफ HCP स्ट्रक्चर आ गया। ठीक है, तो यूनिट सेल और प्रिमिटिव सेल हम पहले पढ़ चुके हैं। तो HCP स्ट्रक्चर है, कंपटीशन एग्जाम्स की दृष्टि से भी बहुत इंपॉर्टेंट है ना। तो ये डायरेक्शन आ गई A, ये डायरेक्शन आ गई B, और ये डायरेक्शन आ गई C। ठीक है, तो जल्द मिलते हैं एक नए वीडियो में। बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू सो मच।